नमस्कार दोस्तों, मैं हरजोत सिंह आपका स्वागत करता हूं अपनी लेक्चर सीरीज जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो है वो उदय हुआ था। आज के हम 8वें लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कैसे अर्ली हड़प्पन जो सिविलाइजेशन थी वो कैसे मिच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन में तब्दील हुई, उसका एक ट्रांजिशन जो पीरियड है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। हम जानते हैं कि कोई भी जो सभ्यता होती है वो एक मिच्योर फेज की तरफ जाती है। देखेंगे भी कैसे अर्ली पीरियड से निकलकर वो एक मेच्योरिटी की तरफ गई। अगर हम इसके की थीम्स की बात करें ट्रांजिशन की, जो एक अर्ली हड़प्पन फेज से लेकर मेच्योर हड़प्पन फेज की तरफ है, उस पीरियड को हम ट्रांजिशन फेज जो कह रहे हैं। उसमें हम ये देखते हैं कि ये तो एक एक जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, ये ग्रेजुअल एवोल्यूशन हो रही है इसकी। ऑल ऑफ सडन एवोल्यूशन रेवोल्यूशन नहीं है कोई अर्बन भी एकदम शहर जो है वो बन गए, एकदम ही जो विलेजेस हैं वो तब्दील हो गए अर्बन सेंटर्स में। ये कंटिन्यूटी है जो हमने पहले देखा है, एक अर्ली टू मेच्योर हड़प्पन फेज की। दूसरा इसमें है भी ये कल्चरल कन्वर्जेंस है, मतलब कि जो रीजनल कल्चर्स हैं, जैसे हमने देखा था कालीबंगन का कल्चर, धोलावीरा का कल्चर, या और भी जो हड़प्पन जो सिविलाइजेशन के जो छोटे छोटे जो रीजनल सेंटर्स थे, उन वो एक सभी एक यूनिफाइड सिविलाइजेशन आइडेंटिटी में तब्दील हो जाते हैं। हमने ये देख सकते हैं कि एक कल्चर जो है वो आपस में घुल मिल रहा है और कई कल्चरों के मिलने से एक एक यूनिफाइड सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी पैदा हो रही है। तीसरा हम ये देख सकते हैं क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन भी। इसमें क्या है कि एक तो जो शिल्पकार हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, प्रोफेशनल जो प्रोडक्शन है ना वो घर की जरूरत से ज्यादा अभी लोग पैदा करने लगे थे, जैसे घड़े बनाना, सील्स बनाना, या और भी जो उस समय की जो जरूरत की चीजें हैं उनको वो अपने एक प्रोफेशन की तौर पर भी बनाना शुरू कर दिया था। इतनी बात नहीं थी कि वो घर की एक प्रोडक्शन के लिए चीजों को पैदा करते थे। अब जो जब चीजों की प्रोडक्शन होगी तो नेचुरली गल है उससे ट्रेड एक्सपेंड होगा। लॉन्ग डिस्टेंस, दूर की जो जो इलाके हैं उस समय के, उनके साथ इस सभ्यता का ट्रेड शुरू हो गया। पूरे आप साउथ एशिया में देख सकते हैं, सेंट्रल एशिया में देख सकते हैं। सो ये एक एक्सपेंशन कैसे हो रही है ट्रेड की, उसकी उसके कारण भी ये जो सभ्यता है वो मेच्योरिटी की तरफ जाती है। पांचवा कारण है स्टैंडर्डाइजेशन का। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है कि यहाँ पर जो जो चीजें हैं, जैसे मिट्टी की बनी ईंटें हैं, जो सील्स हैं, वेट्स हैं, वेट मेजर करने के, और जो पोर्ट्री है, जो बर्तन बनाने की, ये एग्जांपल दे रहे हैं उनकी भी, उन उन सब में एक स्टैंडर्डाइजेशन दिखने को मिलती है। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है कि दूर के इलाकों में, चाहे आप गुजरात की हड़प्पन साइट्स ले लें, उसकी अगर आप तुलना करेंगे जो आज मॉडर्न पाकिस्तानी पंजाब में जो साइट्स हैं उनके साथ, ये सभी साइट्स में एक चीज आपको कॉमन मिलेगी कि इनका जो एक यूनिफॉर्म एक स्टैंडर्डाइजेशन मिलेगी। आप देख सकते हैं ईंटों का आकार तकरीबन तकरीबन उस तरह का है, वेट की जो मेजरमेंट है वो भी उसी तरह की है, जो सील्स हैं उनकी शेप, उनके ऊपर जो डिजाइन बने होते हैं वो भी, और चाहे पोर्ट्री की आप बात कर लो। इसमें छठा जो पॉइंट है वो ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन की ग्रोथ होती है, राइटिंग की ग्रोथ होती है, सील्स की ग्रोथ होती है, और निश्चय ही एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी उनकी होती होगी जो अमर्ज हुई होगी इस सभ्यता में। सातवां पॉइंट है एग्रीकल्चर सरप्लस का। अब नेचुरली बात है कि जैसे हमने पहले तीसरे पॉइंट में बात की है कि क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन इस सभ्यता का एक अहम पहलू है। क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन को सपोर्ट कौन करता है? एग्रीकल्चरल सरप्लस। जे हमने, आप अगर आप थोड़ा सा पिछली जो लेक्चर्स हैं उन पर ध्यान दें तो हमने ये बात डिस्कस की थी कि जो एग्रीकल्चर सरप्लस है वो ही शहर की बुनियाद रखता है। क्योंकि अगर फूड की पैदावार अच्छी से होगी तो ही अर्बन जो है पॉपुलेशन वो ग्रो कर सकती है। आठवां पॉइंट इसमें ये है कि मल्टी फैक्टर अर्बनाइजेशन, मतलब कि कोई एक सिंगल कोज नहीं है, कोई एक सिंगल रीजन नहीं है जिसके कारण ये
सिविलाइजेशन हुई, पैदा हुई है, जिसके कारण इतनी मेच्योरिटी पर ये गई है। ये सिविलाइजेशन अलग अलग जो मल्टीपल कारण है जो हमने ये सभी देखे हैं, इनके कारण ही ये सिविलाइजेशन एक मेच्योरिटी की तरफ जाती है। अब अब ये क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि जब हम अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं कि ये कैसे शहरीकरण हुआ, तो उसमें ये है कि ये अलग अलग जो रीजनल कल्चर्स हैं, जो छोटे छोटे इलाकों में जो कल्चर्स डेवलप हुए हैं, ये कैसे एक बड़ी एक सभ्यता में तब्दील हुए। तो उस क्वेश्चन का जवाब अगर हम ढूंढने चले तो हमें उसका जवाब ये मिलेगा कि आर्कियोलॉजिस्ट ने जो इसके ऊपर काफी लंबी जो है वो डिबेट चल रही है कि कैसे ये सिविलाइजेशन जो है एक बड़े रीजनल कल्चर्स हैं जो एक बड़ी सिविलाइजेशन में कैसे तब्दील हो गए। सो अब जो आर्कियोलॉजिकल जो रिकॉर्ड्स हैं वो इंडिकेट करते हैं एक कंटिन्यूटी की। कंटिन्यूटी का मतलब ये है कि जो ये रीजनल कल्चर्स हैं, इन्हीं में से ही ये अर्बन सिविलाइजेशन जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो पैदा हुई है, ऑल ऑफ सडन पैदा नहीं हुई है। सो मेच्योर जो मोस्टली जो मेच्योर हड़प्पन कल्चरल जो हमें जो 2600 बीसी के बाद के जो सबूत मिलते हैं, जो ट्रेट्स मिलते हैं, उससे हम देख सकते हैं कि इन 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 मेच्योर फेजेस से पहले अर्ली हड़प्पा सेटलमेंट हमें उन वहां पर जो रिमेन्स हैं उनमें देखने को मिलती है। सो एक थोड़ी सी सिंपल फॉर्म में, ठीक है। सो उसके बाद जो ये अर्बन सिविलाइजेशन है, ये एक ग्रेजुअल एक डेवलपमेंट हुई है, ना कि एक कोई रेवोल्यूशन हुई है। सो सो एक सिंगल इवेंट इस ट्रांजिशन को नहीं पैदा कर सकता। ये एक बड़ी लंबी चौड़ी एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया रही है जिसके कारण ये सिविलाइजेशन इतनी डेवलप हो पाई है। सो इसके 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 लिए टेक्नोलॉजी के कारण, इकोनॉमी के कारण, सामाजिक कारण, प्रशासनिक कारण, कई फैक्टर्स रहे होंगे। सो ये जो पीरियड है इसका वो यही है भी 3200 बीसी से लेकर 2600 बीसी में ये पूरी मेच्योरिटी पर जाती है। जिस पीरियड को हम ज्यादातर पढ़ते हैं वो 2600 बीसी के पीरियड को पढ़ते हैं। सो अब इसका एक एक फेज से निकलकर दूसरे फेज में जाने के कारण वो हमें एक कल्चरल कंटिन्यूटी एक बड़ा कारण माना जाता है। कल्चरल कंटिन्यूटी को अगर हम थोड़ा सा और डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे बर्तन बनाने का ट्रेडिशन था, पोट्री का ट्रेडिशन था, वो सेम फॉर्म्स और टेक्निक्स आगे फॉरवर्ड हो गई थी अर्ली हड़प्पन फेज की, मेच्योर हड़प्पन फेज की तरफ। उसी तरह जो मिट्टी की ईंटें बनाने का जो आर्किटेक्चर था, वो भी कंस्ट्रक्शन स्टाइल जो है वो कंटिन्यू हो गया था। उसी तरह जो फोर्टिफाइड किलेबंदी में रहना, सेटलमेंट करके रहना, एक डिफेंसिव वॉल्स को क्रिएट करना, वो सभी हमें अर्ली फेजेस में देखने को मिले थे, मिलती हैं। जो अलग अलग जो छोटे छोटे रीजनल जो कल्चर्स हैं उनमें ये एग्जांपल हमें देखने को मिलती है। सो ये मेच्योर फेज में एक बड़े लेवल पर चली जाती है ये सभी बातें। उसी तरह एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिसेस हैं वो सेम हमें क्रॉप्स मिलती हैं, सेम फार्मिंग के जो मेथड्स हैं वो कंटिन्यू होते हैं। क्राफ्ट की अगर प्रोडक्शन की बात करें तो बीड बनाना, मेटल पर किसी धातु पर काम करना, और भी कई चीजें जो बनाना, वो सभी टेक्निक्स, वो मेथड्स वो कैरी किए गए हैं। उनकी बेसिक जो मेथड्स थे उनको थोड़ा और शार्प हो गए थे इस मेच्योर फेज में। उसी तरह लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रेड कनेक्शन है वो सभी की बुनियाद जो अर्ली फेज में हमें मिलती है। जो रिलीजियस सिंबल हैं वो हमें देखने को मिलते हैं दोनों फेजेस में, किसी भी मतलब कि आप उसमें कोई रुकावट के बिना। सो अगर हम सेटलमेंट प्लानिंग की बात करें तो ऑर्गेनाइज्ड जो सेटलमेंट है किसी भी जगह की, वो हमें अर्ली फेसेस में देखने को मिलती थी, वो मेच्योर में भी कैरी करती गई। सो इस तरह जो मेच्योर हड़प्पन फेज है वो किसी ना किसी तरह वो उस फेज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है जो अर्ली पीरियड में शुरू हुआ था। सो इस तरह ये एक कंटिन्यूटी है, ना कि कोई किसी तरह की रिप्लेसमेंट जहां किसी ने यहाँ पर नए लोग आकर बस गए और पुराने लोगों को किसी तरह से उन्होंने डिस्प्लेस कर दिया किसी जीत के नतीजे में, जैसे एंशिएंट टाइम में होता था। ऐसा कुछ नहीं था, ये एक कंटिन्यूटी थी। सो अब हम देखेंगे भी
आगे लेक्चर में भी कैसे रीजनल जो कल्चर हैं वो जो रीजनल ट्रेडिशन है वो एक सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी में कैसे तब्दील हो गए। तो इनमें भी यही बात है कि स्टैंडर्डाइज जो पोर्ट्री है, ठीक है, ये आपको अगर आप देखोगे तो सेम फॉर्म्स में जो डेकोरेशन है, कितनी कितनी दूर तक हजारों किलोमीटर्स की दूरी पर भी वो आपको सेम तरह की देखने को डिजाइन मिलेंगे। सो उसी तरह आप अगर आप यूनिफॉर्म रेशियो की बात करें कि जो ईंटों को बनाने में जो रेशियो है वो आपको सेम देखने को मिलेगी, चाहे आप सिंध से गुजरात चले जाएं और गुजरात से पंजाब आ जाएं। उसी तरह आपको जो सील्स हैं, जो सील्स हैं उनके ऊपर एक यूनिकॉर्न की एक 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 मिथिकल एनिमल की आपको जो है ना तस्वीर सभी जगह जा देखने को मिलेगी सील्स के ऊपर। और ज्योमेट्री के जो डिजाइन होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे सारे जो साइट्स हैं इससे रिलेटेड। उसी तरह यूनिफॉर्म वेट्स, मतलब आपको बाइनरी और डेसिमल वेट्स सिस्टम जो है सारे जो जो सिविलाइजेशन है उसमें देखने को मिलेगा। सो रिलीजियस सिंबल की बात, जैसे उसमें जो यूनिकॉर्न की तरह जो हॉर्न, मतलब कि एक सींग वाला जो एक एक मिथिकल एनिमल है वो आपको देखने को मिलेगा। पीपल का जो पेड़ है उसकी आपको बनी हुई जो चित्र हैं वो दिखेंगे। और भी वो जो एनिमल उस जमाने में होते होंगे उनके जो आपको जिनको वो पवित्र मानते थे उनकी तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। सो आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन की बात करें तो ग्रिड सिस्टम, किले किले बनाना, ड्रेनेज सिस्टम, ये आपको रिपीट में अक्रॉस द साइट्स देखने को मिलता है। सो इससे आप कह सकते हैं कि ये जो कल्चरल कन्वर्जेंस है वो इसलिए पॉसिबल हो पाई क्योंकि तकरीबन तकरीबन सभी में वो आपको फीचर्स देखने को मिलेंगे जो सभी में कॉमन हैं। अब हम अगर हम बात करें कि कैसे क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन जो है उसकी जो एक्सपेंशन हुई है। सो क्राफ्ट का मतलब है जो धातु बनानी, वो वस्तुएं बनानी ताकि वो मार्केट में बेचकर प्रॉफिट कमाया जा सके, जिससे व्यापार में वृद्धि हो। इस सब की जो क्राफ्ट की जो पैदावार है वो एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से होने लगी थी। अब वो लोग केवल घर की जरूरतों के लिए नहीं बनाते थे। प्रोफेशनल जो आर्टिजन्स हैं वो जो वर्कशॉप होती होंगी, आप आज के ज़माने की तो इंडस्ट्री की तरह नहीं है अभी मशीनरी काम करती है, लेकिन वहां पर लोग ऐसे आपको जरूर ऐसा सिस्टम होता होगा वहां पर जहां पर लोग एक मिल बैठकर जो चीजें बनाते थे इस उद्देश्य से, ताकि उनको बेचकर प्रॉफिट कमाया जा सके। सो इसे हम एक प्रोफेशनल आर्टिजन्स के रूप में देख सकते हैं कि ये प्रोफेशनल आर्टिजन की तरह काम करने लगे थे। उसी तरह आप अगर बहुत महत्वपूर्ण जरूरत होती थी मिट्टी के बने हुए बर्तन, तो आप देखोगे भी वहां पर एक स्टैंडर्डाइज्ड मेथड था भी जो हायर टेम्परेचर पर मिट्टी के बर्तनों को बनाना व्हील्स को यूज करके। सो उसी तरह पत्थरों से चीजें बनाने की जो इंडस्ट्री है उसमें अलग अलग के तरह के जो पत्थर हैं, ब्लेड्स हैं, पत्थरों को इतना ज्यादा तराशा जाता था कि ब्लेड की तरह और चीजों को पीसने की तरह यूज किया जा सके। उसी तरह आपको कॉपर से बनी हुई चीजें जो अलग अलग तरह की हैं, चाहे वो उसमें कुल्हाड़ी की बात हो, फिश हुक्स की बात हो, या और कोई हार श्रृंगार की ऑर्नामेंट्स की चीजें हो, इवन हथौड़ी हैमट की तरह की चीजें, ये सभी कॉपर के बनते थे। याद रखना कि अभी तक मनुष्य ने आयरन की यूजेज नहीं शुरू की थी। जितने भी जो ज्यादातर मेटल हैं वो कॉपर, ब्राउन्स के आपको देखने को मिलेंगे, इसीलिए तो इसको ब्राउन्स एज भी कहा जाता है। उसी तरह मोतियों की इंडस्ट्री थी। अलग अलग जो महंगी जो 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 उस समय के जो मोती होते थे उनको क्राफ्ट किया जाता था। ज्वेलरी, चाहे वो गोल्ड की, सिल्वर की, कॉपर की थी, उससे बनाई हुई चीजें थी। उसी तरह आप समुद्र से प्राप्त की हुई चीजों से जो बैंगल्स,
और कई चीज़ें जो हैं वो बनाई जाती थी। उसी तरह हड्डियों से, जानवरों की हड्डियों से नीडल्स, नुकीली चीज़ें बनाने का जो है वो भी एक कार्य होता था। ये भी एक क्राफ्ट में ही आता है। उस इस तरह से जो स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री थी वो इस अर्बन इकोनॉमी का एक अहम पहलू था। अब हम अगर बात करें कि इतनी अगर स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री है तो उसके लिए उसकी जो बनी हुई चीज़ों को बेचने के लिए एक ट्रेड सिस्टम भी था जो बहुत दूरी तक, लॉन्ग डिस्टेंस तक फैला हुआ था, और ये धीरे धीरे बढ़ता गया। अब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में केवल ये नहीं होता कि आपने सिर्फ चीजें देनी है, आप इंपोर्ट भी करते हैं और चीजों को एक्सपोर्ट भी करते हैं। सो अगर हम देखें कि जो एक तरह का वो कच्चा माल आप कह सकते हो आज की भाषा में, वो बहुत सारे पत्थर होते थे, जैसे लेपिस लुजुली, कार्नेल, जेस्पर, कॉपर, शेल, सिटाइट, टिम्बर, ट्रकेस, ये सभी चीजें आपको अलग अलग जगहों से, अलग अलग स्थानों से मिलती थी। जैसे लेपिस लोली अफगानिस्तान से, कार्निल गुजरात से, जस्पर राजस्थान से। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लिखे हुए हैं, ये अलग अलग जो चीजें थी, जो जो नेचुरल जो चीजें होती हैं वो अलग अलग जगहों पर से मिलती थी, और उनको सिंधु घाटी के जो शहरों में लाया जाता था। वहां पर उन पर क्राफ्ट के लोग, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन में जो माहिर थे लोग, वो काम करते थे। अब आप देख सकते हो कि ट्रेड के लिए जो एक तरह से इन इलाकों के साथ, ये एक तरह का एक हड़प्पा सिविलाइजेशन के शहरों का एक नाता था। अब इससे कौन कौन से जो जो कनेक्टेड रीजन है हम देख सकते हैं इन ट्रेड की वजह से। बलूचिस्तान का एरिया, सिंध का एरिया, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, और कई, इससे क्या हुआ, अब जब ट्रेड बढ़ता है तो कल्चरल इंटीग्रेशन और इकोनॉमी की ग्रोथ होती है। सो विद इन सिविलाइजेशन भी ट्रेड था, और सिविलाइजेशन के बाहर सेंट्रल एशिया में भी ये ट्रेड इनका चल रहा था। अब अगर हम बात करें कैसे जो फोर्टिफाइड जो सेटलमेंट्स हैं उनका जो विकास हुआ है। अब बहुत सारी अर्ली हड़प्पन जो सेटलमेंट्स हैं उनके आले दुआले चारों तरफ एक डिफेंसिव वॉल्स होती थी और इंक्लोजर्स होते थे जिसमें लोग रहते थे। अब ट्रांजिशन के जो फेज है उसमें ये एक फोर्टिफिकेशन है जो बड़ी होती गई, और ज्यादा इसमें लोग जो थे महारत हासिल करते गए। अब कंस्ट्रक्शन के लिए अगर आपने उस जमाने में बड़ी कंस्ट्रक्शन करनी है, आज भी अगर करनी हो तभी भी लेबर की जरूरत है, और उस समय तो किसी तरह की कोई ऑटोमेटिक मशीनरी का सिस्टम नहीं है। तो बहुत ज्यादा जो ऑर्गेनाइज्ड लेबर और एक अच्छी एक कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग के सिस्टम की जरूरत होती थी, और इसीलिए तो ये सिविलाइजेशन इतनी डेवलप थी। सो आपको क्या देखने को मिलेगा कि फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स हैं, वो ये शो करती हैं कि एक किसी ना किसी तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का काम ही ये होता है कि किसी भी चीज को प्लानिंग के रूप में लेकर आना और उसको एग्जीक्यूट करवाना, उसको अंत तक लेकर जाना। सो इसमें क्या है कि अब कम्युनिटी का कोऑपरेशन वो बहुत बड़े पद लेवल पर था, तभी तो इतने लार्ज स्केल पर जो बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स थे वो कंप्लीट हुए। इसी तरह जो ये जो फोर्टिफाइड सेटलमेंट है, इससे हमें क्या क्या फायदा, क्या उनको हुआ, इसकी जरूरत क्यों थी, इससे क्या उनके एक तो इकोनॉमिक जो रिसोर्स है उनको एक प्रोटेक्शन मिली थी किसी भी तरह के बाहरी हमले में। जो फोर्टिफाइड जो सिस्टम होता है वो आपको सुरक्षा जो है वो प्रदान करता है। उसी तरह स्टोरेज के लिए, स्टोरेज को कई कई समय तक अनाज को रखने के काम आता है। उसी तरह जो क्राफ्ट्स, ये जो गुड्स हैं, जो वस्तुएं हैं, उनको बचाकर रखना। सो इन सभी को बचाकर रखने के मकसद से ही फोर्टिफिकेशन की गई होगी। सो अब जो जो किला होता था, जो सिटाडेल होता था, वो एक एक ऊंची ऊंचे स्थान पर बनाया जाता था। सो ये आपको तकरीबन जो हड़प्पा सिविलाइजेशन में एक तरह का एक एक
एक यूनिक फीचर मिलेगा उस जमाने के हिसाब से। और जो लोअर टोन होता था वो शहर जो किले से सिटाडेल से अलग किया जाता था। और ऐसा प्रतीत होता है कि इस सिटाडेल में तो जो जो अहम लोग हैं वो रहते होंगे, और जो नीचे के जो शहर हैं, इलाके हैं, वहां पर जो आम कॉमन मैन है वो रहते हैं। सो इससे हमें ये भी पता लगता है कि किस तरह की सामाजिक एक डिवीजन थी उस सोसाइटी में भी। सो ये आपको शो करता है कि कैसे एक महत्वपूर्ण कदम था एक अर्बन पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ, जहां पर जो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट लोग वो सिटाडेल के इलाकों में रहते थे और कॉमन लोग जो लोअर टाउन्स के इलाकों में रहते थे। सो इससे हमें सिटाडेल की और फोर्टिफाइड सेटलमेंट की जो हमें सारी इंजीनियरिंग को अगर देखें तो हमें ये पता लगता है कि इनको आर्किटेक्चरल नॉलेज काफी थी। अब अगर हम बात करें कि कैसे जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो सिविलाइजेशन में हुई। सो आप जानते हैं कि जैसे इस सिविलाइजेशन में जो ईंटें हैं उनका आपको रेशो जो एक एक दो चार का जो आपको रेशो देखने को मिलता है वो आपको अलग अलग रीजन्स में देखने को मिलेगा। ये किसी एक शहर की बात नहीं थी, तकरीबन हर शहर में यही रेशो देखने को मिलती थी। सो अब उसी तरह आप अगर मिट्टी के बर्तनों के ऊपर देखेंगे तो वो भी रिपीटेड था। वो किसी तरह का भी उसमें ये नहीं था भी वो लोकल इस इलाके में थोड़ा डिफरेंट है, दूसरे इलाके में थोड़ा डिफरेंट है, नहीं, एक तरह का था। और जो जो वेट का सिस्टम था वो सिंध से गुजरात तक वो सेम था। सो जो वेट का सिस्टम इससे शो होता है कि एक तरह का ही सिस्टम था व्यापार और टैक्सेशन के लिए। उसी तरह जो सील्स हैं उन पर भी वो सेम यूनिकॉर्न की जो सील्स हैं वो सभी देखने को मिलती हैं। सो अगर हम इसके जो अगर हम स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें तो ये शो करता है कि जो कम्युनिकेशन है और कोऑर्डिनेशन है अलग अलग सेटलमेंट्स के बीच में वो काफ़ी अच्छा था। सो इससे ये भी पता लगता है कि प्रशासन जो है वो जो उसको रेगुलेट करता था वो काफ़ी बड़ा था, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसका जो जो एरिया है 1.5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर का था इस पूरी सिविलाइजेशन का, जो कि बहुत बड़ा एरिया बन जाता है ज्योग्राफिकली। अगर हम इसकी अब बात करें जो इस सिविलाइजेशन जो राइटिंग और सील्स की जो इमरजेंस हुई है। सो जो अगर आप हड़प्पन स्क्रिप्ट की बात करें तो ये अर्ली हड़प्पन फेज से शुरू होती है और इसको हम प्रोटो राइटिंग सिंबल्स मिलते हैं। प्रोटो का मतलब ये होता है कि अभी तक ये वो साइंस हैं जिनको हम समझ नहीं पाए हैं, जो आज के जो मॉडर्न जो हम लोग हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन को, इसके लिए हम प्रोटो का शब्द यूज करते हैं। सो प्रोटो राइटिंग सिंबल्स हमें देखने को मिलेंगे पोर्ट्री के ऊपर, ग्रेफिटी मार्क्स और भी जो चीजें मिलती थी। सो इसका ये मतलब है कि जो राइटिंग सिस्टम अर्ली फेज में शुरू हुआ था वो मिच्योर हड़प्पन फेज में एक फुल्ली डेवलपमेंट की तरफ चला गया था। सो इसके रूट्स हमें ये भी शो करते हैं कि ये ग्रेजुअल और एक स्लोली स्लोली इसकी एक एवोल्यूशन हुई थी। अब ये जैसे मैंने कहा भी इनको अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है, और ये जो जो साइंस है इनका आप देख सकते हो एक सिस्टमेटिक तरीके से यूज किए गए हैं और रिपीटेडली यूज किए गए हैं कई शब्द। सो अगर हम बात करें स्टोन और शेल्फ की जो सील्स होती थी उन पे ऊपर भी ज्योमेट्रिक और एनिमल्स के जो थे हमें साइंस देखने को मिलते हैं। सो जो सील्स हैं वो अलग अलग कामों के लिए यूज होती थी, इससे हमें ये पता लगता था ओनरशिप किसकी है, कमर्शियल एक्सचेंज के लिए और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के लिए। सो यूनिकॉर्न सील के बारे में मैंने बताया था कि एक मिथिकल जो एनिमल है उसकी हमें बहुत एक कॉमन जो है ना वो सभी हड़प्पन जो हड़प्पन सिटीज हैं उनमें देखने को मिलती है ये सील। सो सील्स जो है ना जो एक तरह के आज के टाइम पर जैसे हम कहते हैं कि एक तरह के स्टैम्प्स का काम करते थे, एक तरह के टैग्स का काम करते थे। सो सील्स के बाद अगर हम बात करें रिलीजियस कंटिन्यूटी की तो ये शो करती है कि जो सिंगों वाले जो देवता होते थे उनकी जो जो आकृतियां हैं हमें देखने को मिलती हैं
अर्ली हड़प्पन साइट से, वो अब हमें ज़्यादा इलाकों में देखने को मिलती हैं जैसे जैसे मेच्योर फेज आता है। एक तरह का ये एक पवित्र जानवर है, और वो जिसकी जिसकी वो बहुत अहमियत थी उस जमाने में, उस सोसाइटी में। अब हमें इनके अलावा और भी जो पवित्र एनिमल्स हैं, और कई रिचुअल्स की हमें इमेजेस शो करती हैं, कि जैसे वो प्री हड़प्पन फेज में थी वैसे ही वो मेच्योर हड़प्पन फेज में भी थी। सो मे बी रिलीजन जो है उसने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया हो अलग अलग जो रीजनल पॉपुलेशंस हैं उनको एक तरह का यूनिफाई करने में। सो जो सोसाइटी थी, अगर समाज की बात करें तो वो भी उसमें भी क्राफ्ट स्पेशलिस्ट, ट्रेडर्स, फार्मर्स, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, एडमिनिस्ट्रेटर, अलग अलग तरह के जो जो ऑक्यूपेशन है वो देखने को मिलने लगे थे। सो जैसे हमें बहुत सारी जगहों पर ज्वेलरी के एक भंडार मिले हैं, लग्जरी गुड्स की चीज़ें मिली हैं, उससे ये भी पता लगता है कि समाज में गरीब और अमीर भी होते होंगे, एक ठीक ठाक इनक्वालिटी भी होती होगी, जहाँ पर जो जो अमीर लोग हैं उनके पास जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, जो जो महंगी चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। सो उसी तरह हमें स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशंस और ट्रेड ये भी शो करते हैं कि समाज में जो है ना एक सामाजिक जो बनतर है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी थी। अभी तक एक एक यूनिक फीचर है जो अलग अलग जो एंशंट, अगर हम स्टेट्स को स्टडी करें, इस एंशंट सिविलाइजेशन को शो स्टडी करें, किसी तरह के हमें ये एविडेंस नहीं मिले कि एक एक कोई वॉरियर क्लास होती थी जो मिलिट्री एलीट होता था, जिनका काम सिर्फ जंग करना होता था। ऐसे अभी तक एविडेंस हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन के रिगार्डिंग नहीं मिलते हैं। अगर हम आगे बात करें तो सो कॉपर के जो मेटल्स हैं, कॉपर की जो चीज़ें हैं, वो एक मेजर एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी, मेजर फैक्टर था इसकी सारी एक ग्रोथ में। सो कॉपर की जो चीज़ें हैं वो उनकी वजह से एग्रीकल्चर, क्राफ्ट प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन और व्यापार में काफ़ी वृद्धि हुई थी। और कॉपर की ज़्यादा जो सप्लाई है वो खेतरी माइंस जो राजस्थान में है उसके कारण हुई होंगी, ये एक हिस्टोरियंस का मानना है। सो टेक्नोलॉजी की जो इनोवेशन हुई है उसने भी ये एक, अब कॉपर को कैसे एक माइन से निकाल कर उसकी कैसे चीज़ें बनानी हैं, ये भी टेक्नोलॉजी धीरे धीरे जैसे मनुष्य ने सीखी है, सो इसने भी एक अहम रोल प्ले किया है सारा जो इसकी ग्रोथ में। अगर हम एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी की बात करें, सो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट पैदावार है वो किसी भी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की, किसी भी तरह की शहरी सभ्यता की एक बुनियाद होती है। सो जो कल्टीवेशन से जो जो फूड जो सरप्लस पैदा होता था वो बहुत बड़ी जो नॉन फार्मिंग, जो गैर खेती बाड़ी से संबंधित जो जो पॉपुलेशन है उसको सपोर्ट करती थी, उनको खाना देती थी, सो बदले में उनसे चीजें लेती थी। सो उसमें उससे क्या होता है कि जो क्राफ्ट्समैन है, मर्चेंट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो और लेबर हैं, वो वो सभी जो एग्रीकल्चर से जो पैदावार पैदा होती थी उस पर निर्भर थे। सो एग्रीकल्चर के सरप्लस के बिना, एग्रीकल्चर सरप्लस का मतलब है कि एक किसान जो जितना उगाता है अपनी जरूरत से ज्यादा पैदा करता है ताकि वो दूसरों को भी वो दे सके, और बदले में उनसे अपने लिए कुछ सर्विसेज, कुछ चीजें वो ले सके। सो इस तरह जो एग्रीकल्चर सरप्लस है वो वो उसने सपोर्ट किया एक बड़ी जो अर्बन पॉपुलेशन को। अगर ये नहीं होती तो इतना बड़ा शहरीकरण नहीं हो सकता था। सो उसमें हम गेहूं, बार्ले, कॉटन, राइस, ये एक प्राइमरी फोर्सेस क्रॉप्स हैं जिनका जो पैदावार बड़े पद्धर पर की जाती थी। अगर हम इसकी अगर बात करें एक्सप्लेनेशन के लिए जो अलग अलग देखने को मिलती है, तो उसमें सबसे जो अहम आता है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड अर्बनाइजेशन का एक बड़ा कारण था। सो भी अगर बड़े एक्सचेंज जो नेटवर्क्स ट्रेड के जो पैदा हो गए थे, उन्होंने अलग अलग जो रीजन्स थे उनको एक एक तरह का इंटीग्रेटेड होने में मदद की थी, और इससे अर्बन सेंटर्स बने थे। उसी तरह एग्रीकल्चर सरप्लस ने मदद की थी अर्बनाइजेशन में। मेटल के ऊपर जो काम होते थे कॉपर के,
क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन ने, पॉलिटिकल लीडरशिप में भी ने भी अहम योगदान, क्योंकि किसी ना किसी तरह की अथॉरिटी तो होगी जो इतने बड़े पर कंस्ट्रक्शन और प्लानिंग कर रही। उसी तरह रिलीजियस जो रिलीजन था उसने भी वो अहम योगदान दिया होगा। सो इसीलिए मोस्ट जो स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि कोई एक सिंगल फैक्टर नहीं है, ये अलग अलग फैक्टर्स हैं। इन्हीं फोर्सेस ने जो है वो सिविलाइजेशन को इतने मेच्योर पर जाने दिया। अभी भी बहुत सारे जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं वो वो हैं, वो जैसे जिनमें सबसे बड़ा तो क्वेश्चन है अभी, एग्जैक्ट किस कैटालिस्ट ने, कौन सी एक जो चीज थी अलग अलग कारण होने के बावजूद जिसने इतनी बड़ी सिविलाइजेशन को जन्म दिया, ये अभी तक हमें नहीं डिफाइन, अभी तक हमें आइडेंटिफाई हो सका। उसी तरह हमें पॉलिटिकल अथॉरिटी का क्या नेचर था, क्या, क्योंकि अभी तक हमें कोई पैलेस नहीं मिला, किसी तरह के राजा की कोई जो एक मकबरे होते थे वो नहीं मिले, या किसी तरह की एक तरह की एक किसी योद्धा को जैसे दफनाया जाता था पुराने जमानों में, वैसा अभी तक देखने को नहीं मिला है। और जो रिलीजन का कैसे कल्चर को एक तरह से इंटीग्रेट किया, एक एक तरह का बनाया, उसके ऊपर भी हमें ज़्यादा कुछ नहीं मिला, क्योंकि किसी तरह के अभी तक कोई टेम्पल के आइडेंटिफिकेशन हमें नहीं हो सकी। सो ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी एडमिनिस्ट्रेशन की, कौन इसको सबको सब स्टैंडर्डाइजेशन को जो मैनेज कर रहा था इतने बड़े इलाके में, वो क्या सिस्टम था, वो भी क्लियर नहीं है। अभी तक हमें जो अलग अलग जो रीजनल कल्चर्स हैं उनका उनका कैसे डिफरेंट जो एक रिलेशनशिप था उनके बीच में, वो हमें नहीं पूरी तरह से समझ आ सका है। सो जैसे स्क्रिप्ट के बारे में मैंने पहले बताया, वो भी अभी तक नहीं हम समझ सके हैं। सो और फिर कैसे ये मेच्योर हड़प्पन जो सिटीज थी वो 1900 बीसी के बाद एक तरह से डिक्लाइन करने शुरू हो गई, वो हमें क्लियर नहीं हो सका। सो अभी ये काफ़ी जो जो क्वेश्चन है वो अभी भी जो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है कि कैसे ये सिविलाइजेशन इस तरह जा सकी। सो कंक्लूजन में हम यही कह सकते हैं कि ये जो सिविलाइजेशन है वो सेंचुरीज की डेवलपमेंट का नतीजा थी, और फोर्टिफाइड जो सेटलमेंट थी वो एक तरह की प्लान्ड सिटीज के रूप में दिखती हैं, और लोकल ट्रेडिशन जो हैं वो एक बड़े सिविलाइज्ड यूनिफाइड कल्चर सिस्टम में तब्दील हो गए थे। एडमिनिस्ट्रेटिव सिंपल्स हमें देखने को मिलते हैं, और जो ट्रेड है वो बहुत बड़े वास्ट रीजन में जो है वो किया जाता था। और 2600 बीसी से ही मेच्योर फेज हड़प्पन सिविलाइजेशन का शुरू होता है, जो कि एक ग्रेटेस्ट फेज है ब्रॉन्ज एज का। सो इसी के साथ जो है हमारा जो आज का लेक्चर खत्म होता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा लेक्चर ये पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।